एक अखबार वाला प्रातःकाल लगभग 5 बजे जिस समय अखबार देने आता था, उस समय रमेश बाबू उसको अपने मकान की गैलरी में टहलते हुए मिल जाते थे। प्रतिदिन वह रमेश बाबू के आवास के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए अखबार फेंकता और उनको नमस्ते बाबूजी बोलकर अभिवादन करता हुआ फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। क्रमशः समय बीतने के बाद रमेश बाबू के सोकर उठने का समय बदलकर प्रातः 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक रमेश बाबू उस अखबार वाले को प्रातः टहलते नहीं दिखे, तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वह उनका कुशल क्षेम लेने उनके आवास पर आ गया। तब उसे ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल है। रमेश बाबू बस यूं ही देर से उठने लगे थे। वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी एक बात कहूँ? रमेश बाबू ने कहा, बोलो। वह बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रमेश बाबू ने विस्मय से पूछा, अरे तुम विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हो? इतनी दूर से? हाँ, सबसे पहला वितरण वहीं से प्रारंभ होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जगते कितने बजे हो? रमेश बाबू ने पूछा। 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर? रमेश बाबू ने जानना चाहा। फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। रमेश बाबू कुछ पलों तक उसकी ओर देखते रह गए और फिर बोले, ठीक, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को अवश्य ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह अखबार वाला रमेश बाबू के आवास पर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, बाबूजी, बिटिया का विवाह है, आपको सब परिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में अभिलेखित सामग्री को रमेश बाबू ने सरसरी निगाह से जो पढ़ा, तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे उनके मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की? उसने भी न जाने उनके इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, मेरी ही बेटी। रमेश बाबू अपने आप को संभालते हुए और कुछ अपनी झेप को मिटाते हुए बोले, नहीं, मेरा तात्पर्य यह है कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके, इसी प्रसन्नता में वैसा कहा। हाँ बाबूजी, मेरी लड़की ने MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी MD है। और बाबूजी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। रमेश बाबू खड़े सोच रहे थे कि उससे अंदर आकर बैठने को कहूँ कि न कहूँ, कि वह स्वयं बोला, अच्छा बाबूजी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग सपरिवार आइएगा। रमेश बाबू ने फिर सोचा, आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा, अतः औपचारिक नमस्ते कहकर उन्होंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह पुनः रमेश बाबू के आवास पर आया, तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी के किसी नामी कंपनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश रमेश बाबू ने उससे प्रश्न कर ही डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। उसने कहना शुरू किया, बाबूजी, इसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश की भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची कुची कद्दू, लौकी, बैगन जैसी
मौसमी सस्ती मंदी सब्जी को ही खरीदकर घर पर बुलाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज बस वही कद्दू बैंगन लौकी तोरई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना। ऊब गया हूँ इसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर कोफ्ते दम आलू आदि, और यहाँ की बस क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था तो रहा न गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ, फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। बाबूजी, आज का दिन मेरे बच्चों के उसी त्याग और तपस्या का परिणाम है। उसकी बातों को रमेश बाबू बड़ी तन्मयता के साथ लगातार चुपचाप सुनते रहे और बस यही सोच रहे थे कि आज के बच्चों की कैसी मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर लगातार अपनी उटपटांग मांगों का दबाव डालते रहते हैं। कोई इस दिल का हाल क्या जाने। सच ही कहा है किसी ने, ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।